Good morning, all of you. Welcome again. Yes, I start from page number 90, from 92. Economy of Central Islamic Land. Economy we have covered, we have studied about agriculture. Now we study about urbanization and commerce. Now this topic starts from page number 92, from second para. Second para, it's a story of a narration of अर्बनाइजेशन, शहरी का किस तरह से शहर बसा हुआ था, किस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में कहां कहां पर कौन कौन से सिटीज एस्टेब्लिश हुए और वहां की किस तरह की एक्टिविटीज वहां पर चला करती थी, ये हम इसमें जानेंगे। तो इन द हार्ट ऑफ सिटी, सिटी के हार्ट में, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में, सेंटर में द कांग्रेगेशनल मॉस्क, एक बहुत बड़ी मस्जिद जिसको दूर से देखा जा सकता था, वो बनी हुई थी जहां लोग नमाज अदा करते थे, जुमे की भी और उसके अलावा भी, है ना, रेडिएटिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये जो सेंट्रल जो अर्बनाइजेशन था, ये शो करता था उस इस्लामिक वर्ल्ड का पावर, उसका कल्चर, उसकी अर्बनाइजेशन, उसकी इकोनॉमी। फिर कहता है द कांग्रेगेशनल मॉस्क, जो मस्जिद थी बिग, काफी बड़ी थी, इन द सेंट्रल मार्केट प्लेस, और उसी के आसपास एक सेंट्रल, एक केंद्रीय, एक सुपर मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट था, मार्केट प्लेस था, जहाँ शॉप थी, लाइन से दुकानें लगी हुई थी, मर्चेंट जो थे, मर्चेंट जो सौदा व्यापारी होते थे, उनकी लॉजिंग्स, एंड द ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर, पैसे को जो मनी चेंजर होते थे उनके ऑफिस वहां उस मार्केट में हुआ करते। सिटीज वर होम्स टू, सिटीज किसके घर हुआ करते थे, यहाँ कौन रहता था, एडमिनिस्ट्रेटर। उन अर्बन पर, उन शहरों पर जो इनकी हुकूमत होती थी, जो वहां के प्रशासक होते थे, उनके घर, उनके हेडक्वार्टर सिटीज में होते थे, जिनको आयान कहा जाता है। आयान का मीनिंग आगे लिखा है, आईज ऑफ द स्टेट, ओके, ये इसका मीनिंग है। एंड स्कॉलर्स एंड मर्चेंट्स, और वहां आने वाले स्कॉलर्स, विद्वान और व्यापारी जो बाहर से आते थे, हु लिव्ड क्लोज टू, जो ये लोग सब उसी अर्बन सेंटर में, शहर में रहा करते थे। ये लोग, इनके हेडक्वार्टर सिटी में होते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन, एक आम आदमी और आम सिपाही जो होते थे, हेड देयर लिविंग क्वार्टर्स, इनके लिविंग क्वार्टर्स होते थे इन द आउटर सर्किल, यानी इस सर्किल से बाहर की तरफ होते थे, थोड़ा बाहर जाकर होते थे, ये आपसे कहता है। ईच फिटेड विद इट्स ऑन मॉस्क, बाहर होते थे, उनकी अपनी मस्जिदें होती थी ताकि उनको दूर जाना नहीं पड़े, वहीं पर में उनके अपने मार्केट होते थे, वहां से वो अपने नेसेसिटीज को कैरी आउट करते थे। और द हाउसेज ऑफ द ये मॉस्क होती थी, चर्च होते थे, साइनेगोग यहूदियों का पूजा स्थल या टेम्पल, ये होते थे। सब्सिडायरी मार्केट, कम कीमत पे सस्ता माल जहां बिकता है, जिसे हम कहते हैं हाट बाजार, वो सब्सिडायरी मार्केट, वो भी हुआ करते थे। एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, ये ब्रॉड आते थे फ्रॉम द अर्बन पुअर, ठीक है ना, अर्बन पुअर से, आउटसाइडर्स फॉर द हाउसेज ऑफ द अर्बन। इसके बाद कहता है मोस्ट चर्च एंड जूइश सब्सिडायरी मार्केट इन द पब्लिक बाथ, या पब्लिक बाथ सेंटर हुआ करते थे लोगों के एंटरटेनमेंट का, जिसे हम्माम कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस, खास मीटिंग प्लेस, जैसे हमारे पार्क होते हैं, हम पार्क पे जाते हैं शाम को, मीटिंग प्लेस है हमारे, इसी तरह से हम्माम जो होते थे, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस हुआ करते थे, पब्लिक पार्क कहते थे। एन इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस एज आउटस्कर्ट, और इसके बाहर आउटस्कर्ट, इससे बाहर निकले आप, अगर इसके आउटसाइड जाए तो क्या होता था, आउटसाइड वर द हाउसेज ऑफ द अर्बन पुअर, वहां पर काफी दूर जाकर, सेंट्रल मार्केट से बहुत दूर जाकर, आउटस्कर्ट पर, बिल्कुल बाउंड्री पर सिटी के, वहां पर गरीबों के मकान हुआ करते थे, गरीब लोगों के, क्योंकि वो जगह खाली पड़ी होती थी, वहां कोई रहने वाला नहीं होता था, तो वहां पर जैसा क्या होता है वो रहा करते थे। वो मार्केट फॉर द ग्रीन वेजिटेबल्स, वहां पर ये लोग लेते थे और हरी सब्जियां बेचने वाले होते थे,
फ्रूट्स बेचने वाले होते थे, ठीक है ना, फ्रूट जो आसपास के एरिया से आया करती थी, कंट्री साइड से आया करती थी। वो कारवां स्टेशन, कारवां जानते हैं हम, कारवां ऊँटों का कारवां है, इंसानों का कारवां है, बहुत सारा ग्रुप बनाकर, जत्था बनाकर जो हम निकलते हैं एक साथ किसी मिशन के लिए, इट इज कारवां। और कारवां सेलर जो स्टेशन होते थे, वो कारवां जहाँ रुकता है ना, ताज़ा दम होने के लिए, और फिर वहां से आगे चल पड़ता है। वो अनक्लीन शॉप, और ऐसी शॉप जो जिनको कहा जाता है अनक्लीन, जैसे कि चमड़े को साफ करने वाली दुकानें, है नहीं, या कोई और मीट वाला काम करने वाली दुकानें जहाँ थोड़ी सी दुर्गंध आती है, इस तरह का काम भी शॉप जिसे अनक्लीन कहा गया है। सच इज दिस डीलिंग इन टैनिंग और बुचरिंग। बुचरिंग वो कसाई वाला काम, या टैनिंग चमड़े को रंगने वाला काम। बियॉन्ड द सिटी, सिटी वॉल से बाहर, सिटी की जो होता था परकोट हाउस से अगर हम बाहर बाहर निकले तो वर इन धर्मशालाएं होती थी लोगों के ठहरने के लिए, with the city gates were shut and cemeteries। और शाम के टाइम परकोटे के बड़े बड़े द्वार बंद हो जाया करते थे, ठीक है, फिर कोई भी एक टाइम के बाद कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता था। देयर वर वेरिएशंस ऑन द टोपोलॉजी, टोपोलॉजी प्लानिंग, योजना। So there were variation on this topology depending on the nature of the landscape। पूरा इस्लामिक जो लैंड था जहां तक ये फैला हुआ था, वहां का जो लैंडस्केप था, वहां का जो भूभाग था, भूभाग कहिए, समुद्री, वहां का जो ज्योग्राफी कही है, बहुत ही फेवरेबल था किसके लिए, अरब कंट्रीज के लिए। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, इन सब चीजों को अगर हम ले तो ये सब चीजें अरब लोगों के फेवर में थी वहां पर। अब कह रहा है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ। अब वहां के लोगों के लिए पॉलिटिकल एकजुटता, राजनीतिक एकजुटता, और अर्बन डिमांड जो मांग थी कसाई के लिए, खाने पीने के सामान के लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए, एल्ला इज द सर्किट ऑफ द एक्सचेंज। इस डिमांड ने, जब सिटी बढ़ेगा, लोग वहां पर कॉलोनाइज होंगे, ज्यादा लोग होंगे तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो हर चीज का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन चीजों ने, लोगों की डिमांड ने और डेवलपमेंट ने मांग बढ़ा दी थी। फूड स्टफ थी, खाने पीने के सामान की, और दूसरी चीजों की। ज्योग्राफी जो भूगोल था वो अरब लोगों के फेवर में था, क्योंकि नहरें थी, जैसे सुएज कैनाल है ना, सुएज कैनाल आती है, उधर आपके कैस्पियन सी आता है, बहुत खाड़ियां आती है, गल्फ आता है, यहाँ से बिजनेस हुआ करते थे, व्यापार होते थे, बड़ी बड़ी बोट चला करती थी, और खेती अच्छी हुआ करती थी। ये रूट्स थे जो अरब कंट्री में, ईरान, जैसे ईरान है, इराक है, इंडिया है, चाइना है, बहुत आसानी से व्यापार होता और बहुत खुशहाल जगह थी। बिटवीन द ट्रेडिंग जोन्स ऑफ द इंडियन ओशन, ये बता रहा है, ये लोकेशन है इंडियन ओशन और इसके बीच जोन्स ऑफ द इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर और इंडियन ओशन। बताइए, यहां से वहां तक इतना लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये बिल्कुल फ्री था बिजनेस के लिए। मेरीटाइम मतलब मेरीटाइम बिजनेस, वाटरवेज के थ्रू, जल द्वारा जो बिजनेस होता है, उसके लिए बहुत फेवरेबल था। फॉर द सेंचुरीज, कहते हैं 500 साल तक क्या हुआ, 500 साल तक अरब एंड ईरानियन ट्रेडर्स मोनोपोलाइज, अरब और ईरानियन इन दोनों ने एकाधिकार रूप से बिजनेस किया वर्ल्ड के अंदर, और बहुत मालामाल हो गए। ईरान सुपर पावर था, सुना है आपने रोमन एम्पायर के टाइम में। ट्रेडर्स मोनोपोलाइज द मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम पानी से होने वाला बिजनेस इन्होंने किया है बिटवीन चाइना, इंडिया और यूरोप, इनमें बिजनेस चलता था, मैरीटाइम बिजनेस। इसके बाद कहता है कि दिस ट्रेड पास थ्रू द मैरीटाइम रूट, ये व्यापार रास्ते के अंदर दो बड़े बड़े पोर्ट्स, बंदरगाहों से होकर गुजरता था। मेजर रूट्स, रस्तों से होकर गुजरता था, मेजर रूट्स। उनका नाम था रेड सी, वो था रेड सी, और दूसरा था पर्शियन गल्फ। देख रहे हैं आप, ये ज्योग्राफिकल फेवर है अरब कंट्री का, यहाँ से। और हाई वैल्यू गुड्स, और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, वो सामान
जो काफी दूर तक जाता था, जैसे सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज सच एज हाई वैल्यू कुंजर, जैसे कि गरम मसाले हैं, टेक्सटाइल है, कपड़ा है, पोर्सिलेन है, मिट्टी के बर्तन है, चीनी के बर्तन है, गन पाउडर और बारूद है ना। ये हाई लेवल हाई वैल्यू गुड्स था जो बहुत दूर तक जाए, मतलब काफी दूर तक इसकी डिमांड थी, वहां जाता था। और वर शिप्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, ये इंडिया और चाइना से शिप किया जाता था, जहाजों में भर के इसको पहुंचाते थे रेड सी के थ्रू, लाल सागर के थ्रू, पोर्ट्स एडन एंड द गल्फ पोर्ट्स ऑफ द सिराफ एंड बसरा। ये बंदरगाहें छोटे, यहाँ से इनका बिजनेस होता था और सामान आगे जाया करता था। पेज नंबर 93 पे आएंगे अब आप। फ्रॉम हियर, और यहाँ से इन छोटे बंदरगाहों से क्या होता था, तो मर्चेंडाइज, ये सामान मर्चेंडाइज, ये गुड्स बाहर जाने वाला वाज कैरीड ओवरलैंड, इसको यहाँ से बहुत दूर ले जाया जाता था। इस पर ऊँटों की कैबिल्स की पीठ के ऊपर ऊँटों पर लाद कर कारवा बनाकर ले जाया जाता, क्योंकि अब जमीन आ जाती थी ओवरलैंड के ऊपर, लाइक द वेयर हाउसेज। और बगदाद के, डेमस्कस के और एलेप्पो, यहाँ के जो गोदाम थे, वेयर हाउसेस थे, वहां पर ये सामान जाकर गोदाम में स्टोर किया जाता था फॉर लोकल कंजप्शन, या तो लोकल वहां के सेवन के लिए, और वहां से जो बचता था फिर उसको बाहर ये लोग एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। ट्रांजेक्शन, लेन देन। या द कारवा पासिंग थ्रू द मक्का, अच्छा वो कारवा जो मक्का से होकर गुजरता था, अक्सर वो बहुत बड़ा हो जाया करता था। उस समय जब हज के दौर, जब हज होता था, हज में काफी लोग जाते हैं मक्का शरीफ, वहां पर हज करते हैं, तो उस टाइम में काफी बिजनेस चलता है और रश बहुत हो जाता है। तो गॉड बिगर wherever the hajj coincided with the selling seasons, selling season जिसे मानसून कहते हैं, मतलब इस तरह से सेलिंग सीजन जो होता था इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में जब मानसून होता था, बताया सही है, तो हज के टाइम में काफी रश होता था और काफी ज्यादा यहाँ पर ये जो कारवां होता था काफी बढ़ जाया करता था और कारोबार काफी अच्छा हुआ करता था। फिर कहता है कि वर्ड इन द एट द मेडिटेरेनियन, जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी के एंड में आप जाएंगे तो ये ट्रेड गुड्स मेडिटेरेनियन एंड के लास्ट, मतलब एंड में सिरे, आखिरी सिरे पर जो रूट्स हैं, जो ट्रेडिंग रूट्स हैं, व्यापारिक मार्ग खुलते हैं वहां से, एक्सपोर्ट टू यूरोप फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया आप देखेंगे मैप में तो बिल्कुल मेडिटेरेनियन जो सी है, भूमध्य सागर है, उसके आसपास एलेक्जेंड्रिया है, एंटियोच है, मैप में देखिए, वहां लोकेट कीजिए इनको, अच्छे से बात समझ में आएगी। फिर तो वहां से वहां उन रूट से फिर सामान आगे बढ़ता था, वहां से बिजनेस हुआ करता था। पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया वर हैंडल्ड बाय द, अच्छा ये जो पोर्ट्स होते थे भूमध्य सागर के, जो बताया यहाँ पर, यहाँ से आगे पहुंचाने वाले जो लोग होते थे, जो पीपल होते थे, व्यापारी होते थे, वो होते थे यहूदी। यहूदी शुरू से ही इन लैंड्स के ऊपर बिजनेस हैंडल करते आए हैं। ज्यूस लोग आज भी ये कारोबारी तबका है जो ज्यूस है, उस वक्त भी थे, ये अरबों का माल लेकर आगे बढ़ा करते थे, फिर उसको अच्छे पैसों में वहां पर बेचा करते थे। ठीक है, तो ज्यूस के हाथ में था कारोबार, उसको आगे पहुंचाने का, यूरोप तक पहुंचाने का और आगे पहुंचाने का। मर्चेंट सम ऑफ होम ट्रेडेड डायरेक्ट, कुछ इंडिया से, कुछ यहूदी डायरेक्ट इंडिया से बिजनेस करते थे, कुछ इनडायरेक्टली करते थे। एज कैन बी सीन फ्रॉम द देयर लेटर्स, क्योंकि ये सब चीजें मिलती हैं हिस्टोरिकल लेटर्स में, जो उस वक्त के लेटर्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वहां ये चीजें मिलती हैं हमको। गेनिन्स कलेक्शन, गेनिन्स कलेक्शन नाम से एक कैप्शन है पीछे, वहां पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। हाउएवर फ्रॉम द 10th, फिर भी 10th सेंचुरी से 10वीं शताब्दी से द रेड सी जो रूट है, गेन ग्रेटर इंपॉर्टेंस, रेड सी का जो इंपॉर्टेंस थी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, वो पहले से काफी बढ़ गई थी। इंपॉर्टेंस फ्रॉम द 10th, ड्यू टू, क्यों बढ़ गई थी? ड्यू टू राइज ऑफ द कायरो, क्योंकि वो इजिप्ट, जो पुराना इजिप्ट, आप पढ़ चुके, इजिप्ट का नाम क्या रखा था इन्होंने? इन्होंने कायर मतलब काहिरा था, काहिरा,
ये क्या था? सेंटर था कॉमर्स का और पावर का। यहाँ पर सत्ता भी थी, गवर्नमेंट भी थी और बिजनेस भी खूब था। एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर द ईस्टर्न गुड्स, और ईस्टर्न गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। इंडिया, उसमें इंडिया भी शामिल था। गर्म मसाले थे, यहाँ का कपड़ा था, चाइना से सिल्क रेशम आया करता था, बहुत डिमांड थी यहाँ पर। गुड फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज ऑफ इटली। उधर इटली भी व्यापारिक सिटी रहा है, इधर ईस्ट पार्ट भी रहा है। तो ये वो सेंटर है कायरो, जहां पर ये चीजें हुआ करती थी। यहाँ से बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड चला करता था। अब आइए पेज नंबर 94 पे। तो व्हाट द ईस्टर्न है, अगर हम ईस्टर्न सिरे पर जाएंगे, ईस्ट एंड पे जाएंगे, तो कारवां ऑफ ईरानियन, ईरानियनों का कारवां जो होता था, कारवां मर्चेंट सेट आउट फ्रॉम बगदाद, ये बगदाद से रवाना होता और रेशम मार्ग से होता हुआ, रेशम मार्ग सिल्क रूट पॉपुलर रूट है, चाइना से, चाइना को जाता है और चाइना से निकलता है सिल्क रूट होता हुआ वाया, फिर आगे वाया द ओएसिस सिटीज ऑफ बुखारा एंड समरकंद। बुखारा और समरकंद ओएसिस सिटीज कहलाते हैं, ये नखलिस्तानी सिटीज कहलाते हैं। यहां से होता हुआ ये पूरा कारवां ईरानियंस का टू ब्रिंग सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज गुड्स, क्या लाते थे ये? सेंट्रल एशियन गुड्स और चाइनीज गुड्स लेकर आता था ये पूरा कारवां। यहां से होते हुए रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इनका ईरानियन से चला करता था, इंक्लूडिंग पेपर, इसमें कागज भी शामिल होता था। अब इसमें आता है समरकंद। ये जो समरकंद है, ट्रांसोक्शियाना मतलब समरकंद, ऑल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द कॉमर्शियल नेटवर्क विच एक्सटेंडेड नॉर्थ टू रशिया। इसने भी बेहतरीन कॉमर्शियल लिंक बना रखा था, जुड़ा हुआ था, जो ये जाता था कहां से? नॉर्थ टू रशिया, नॉर्थ से शुरू होता था वो रशिया तक पहुंचता था, उस स्कैंडिनेविया, रशिया एंड स्कैंडिनेविया तक ये ट्रेडिंग रूट चला करता था फॉर द एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन गुड्स, काय के लिए? यूरोपियन गुड्स का आदान प्रदान करने के लिए, पहुंचाने के लिए। मेनली खासतौर से फर, जो फर होता है, जो सर्दी को, ठंड को रोकने के लिए काम आता है, उसकी जैकेट्स बनती है, कोट बनते हैं, उसका स्पेशली उसका बिजनेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ फर। अब एंड सैलविक कैप्टिव्स, सैलविक कैप्टिव, सैलविक स्लेव, गुलाम, गुलाम आपको पता है, गुलामों का बिजनेस होता था, गुलामों का मार्केट लगता था उस जमाने में, गुलाम बिकते थे, है नहीं? तो उनका भी लेन देन हुआ करता था, वो भी बिका करते थे। कैप्टिव्स गुलाम जो होते थे, कैप्टिव्स कैदी, जंग में किसी वॉर के अंदर, है ना, जिनको पकड़ा जाता था, आप पढ़ चुके हैं पहले, उनको स्लेव, उनको गुलाम बनाया जाता था, उनको उनसे बहुत से काम लिए जाते थे, तो स्लेव कैप्टिव या कैप्टिव स्लेव कहा जाता था। इनका एक्सचेंज होता था, इनको मार्केट में खरीदा और बेचा जाता था, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कैप्टिव वर्ड स्लेव। इस्लामिक कॉइन, अब इस्लामिक जो सिक्के हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल होता था पेमेंट करने में, किसी को भुगतान करने में, एक्सचेंज पेमेंट ऑफ दिस गुड्स वर फाउंड इन फोर्ट्स, ये काफी मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में ये पाए गए हैं। डिस्कवर्ड अलोंग द वोल्गा रिवर, आप मैप में देखेंगे वोल्गा रिवर के नदी किनारे, वहां पर जब खुदाई हुई, एक्सकेवेशन वर्क हुआ, वहां पर बहुत सारे सिक्के मिले हैं। एंड इन द बाल्टिक रीजन, वोल्गा रिवर और बाल्टिक रीजन, ये दो रीजन ऐसे हैं जहां पर उस वक्त के, उस जमाने के सिक्के मिले हैं, और वो सिक्के इस बात का विटनेस है, इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से पेमेंट इस्लामिक वर्ल्ड में हुआ करता था, ये शुरू हो चुका था। मेन एंड फीमेल टर्किश स्लेव, यानी पुरुष और महिलाएं जो टर्किश होती थी, टर्किश गुलाम, औरत और मर्द जिन्हें गुलाम कहा जाता है, टू, ये भी पर इनको भी खरीदा और बेचा जाता था इन मार्केट्स में फॉर द कोर्ट्स ऑफ कैलिफ एंड सुल्तान, खलीफाओं की दरबार के लिए और सुल्तानों के दरबार के लिए इन मार्केट से गुलामों को खरीदा जाता था, फिर वहां इनको अच्छे दामों के अंदर बेचा जाता था। इस तरह के सबूत, इस तरह की चीजें हमें सिक्कों के द्वारा, दूसरे डॉक्यूमेंट के थ्रू हमको मिली है, उसी से ये इतिहास आपके सामने लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा है पेज नंबर 94 पर, फिस्कल सिस्टम। फिस्कल क्या होता है? फिस्कल सिस्टम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स, सामान का
लेन देन उसे कहते हैं। ये फिक्सल डेफिसिट मतलब किसी भी कंट्री है, किसी भी स्टेट का इनकम, खर्चा और आमदनी, दैट इज फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब इसके बारे में आप सुनेंगे, ये कितना है, स्टेट एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज, फिस्कल सिस्टम और मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज, ये दोनों बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, इस चीजों ने, इनके चलन ने, इनके प्रिविलेंस ने किसको बढ़ा दिया, किसको बढ़ावा दिया, मनी को बढ़ावा दिया, पैसे सिक्के को बढ़ावा दिया इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। सेंट्रल इस्लामिक लैंड में सिक्का, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई मार्केट में। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के जो होते थे, ठीक है ना, वर मिंटेड, इनको बनाया जाता था और मार्केट में इनका सर्कुलेशन हुआ करता था, मार्केट में सिक्कों से लेन देन होता था। ऑफन इन बैग्स, अक्सर इन सिक्कों को बड़े बड़े थैलों के अंदर पैक किया जाता था और उस पर मोहर लगती थी, उस पर सील लगाई जाती थी, सील बाय मनी चेंजर। मनी चेंजर उस पर अपनी सील लगाता था। ये सिस्टम था उस वक्त में इस्लामिक लैंड में, टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, सेवाओं के लिए और सामान के लिए पेमेंट करने के लिए इस तरह से सिक्कों के जरिए उनको इनका पेमेंट होता था, सिक्कों के थ्रू होता था। गोल्ड केम फ्रॉम, सोना कहां से आता था, सूडान से आता था, सूडान अफ्रीका में, सोना वहां से आता था। और चांदी कहां से आती थी, सिल्वर, ये सेंट्रल एशिया, जरफ्शां नाम है, जरफ्शां वैली है यहाँ पर, इस वैली से चांदी आया करती थी जिससे सिक्के बनते थे। सूडान से गोल्ड आता था जिससे सोने के सिक्के बनते थे। प्रीशियस मेटल, कीमती धातु और सिक्के ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप, यूरोप से भी आया करते थे। विच यूज्ड टू पे फॉर द ट्रेड, जिसका इस्तेमाल होता था व्यापार में चीजों की खरीद फरोख्त के लिए। राइजिंग डिमांड फॉर द मनी, अब मनी की, पैसे जो मनी सर्कुलेशन है उसकी डिमांड बढ़ने लगी, पैसे की डिमांड, सिक्कों की डिमांड बढ़ने लगी। तो उसके लिए क्या हुआ, फोर्स पीपल, इस चीज ने, सर्कुलेशन ऑफ मनी या डिमांड ऑफ मनी, इसने लोगों को मजबूर किया टू रिलीज देयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, जो बहुत सारा बड़े बड़े सेठ, व्यापारी या बैंकर जो पैसे को जमा करके रखते थे, उनको रिलीज करने का, उनको ऑफर करने का, ताकि मार्केट में सिक्का जो कॉइन है वो सेचुरेट हो जाए। ये मजबूर होने लगे अब, तो इसलिए इन पर दबाव बना। एक्यूमुलेटेड रिजर्व इन आइडल वेल्थ, वो वेल्थ जो पड़ी है सालों से, उसको अब वो मार्केट में आने लगी है डिमांड के अकॉर्डिंग, वक्त के अकॉर्डिंग, इनटू सर्कुलेशन। इसके बाद कहता है क्रेडिट कंबाइंड, क्रेडिट उधार, उधार जो होता था कंबाइंड विद करेंसीज टू ऑयल द व्हील्स ऑफ कॉमर्स। उधार मतलब लोन लेना और लोन देना, जो बैंकर्स किया करते थे उस वक्त में, जैसे आज भी होता है, बिजनेस के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिया जाता था और लोन दिया जाता था, इससे कारोबार चला करता था। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, आप देखिए ये कह रहा है कि सबसे महान कंट्रीब्यूशन, योगदान मुस्लिम वर्ल्ड का पूरी दुनिया को क्या है, टू मिडाइवल इकोनॉमिक लाइफ, मिडाइवल इकोनॉमिक लाइफ को, was the development of superior methods of payment, superior method of पेमेंट भुगतान करने का शानदार तरीका, वो क्या था, और बिजनेस मतलब पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें मिली है। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, अब क्रेडिट, ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट, उधार देना, लोन देना, ये कह रहा है कि शक, ये शक हिंदी नाम है और शक से बना चेक, समझ गए है ना, ये डेरिवेशन है जिसे हम चेक कहते हैं। तो चेक उस वक्त में स्टार्ट हो चुका था इस्लामिक वर्ल्ड में, आज जो आप कह सकते हैं, जो चेक के थ्रू। तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड चेक, चेक कहां से निकला, चेक से निकला, SAKK, ये हिंदी वर्ड है ना, ये यहां से निकला और ये चेक कहते हैं। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और सामान के आदान प्रदान, जो रुपया पैसा या सामान जिधर से उधर होता था उसके बिल मिले हैं उस वक्त के। तो ये सारी चीजें शो करती हैं, क्या शो करती हैं, सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड को शो करते हैं। वर यूज बाई मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, इन चीजों का इस्तेमाल बैंकर्स किया करते थे उस जमाने के, और मर्चेंट्स व्यापारी किया करते थे।
ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस, मतलब पैसे को इधर से उधर पहुंचाने के लिए चेक के थ्रू होता था। चेक से क्या होता है, आप बिना पैसे के ट्रेवल कर सकते हैं, आपके साथ रॉबरी नहीं हो सकती, लूटपाट, वो क्या लूटेगा आपके साथ, कुछ भी नहीं है, चेक से फाड़ के फेंक देगा। तो ये चेक उस वक्त में, आज हम देखते हैं हर चीज ऑनलाइन हो गई है नहीं, ऑनलाइन से हम देखते हैं कि बिल्कुल आज कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त में चेक स्टार्ट होता, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो मर्चेंट द बैंकर्स ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस और इंडिविजुअल टू अनदर। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर जो होता था बिजनेस के लिए, जब कागज का इस्तेमाल होता था उसका फ्रीड मर्चेंट इन सब चीजों ने, मतलब वो करेंसी, क्योंकि जब मर्चेंट होते वो अब इससे फ्री हो गए थे क्योंकि चेक आ चुका था, चेक के थ्रू काम होता था। तो सबसे ज्यादा आसानी, एक फैसिलिटी जो हुई थी मर्चेंट्स को, व्यापारियों को, बैंकर्स को, वो ये हुई थी कि उनके जेब में अब पैसा नहीं होता था, पैसे की जगह चेक हुआ करते थे, जिससे काफी हद तक एक डर जो होता था उनको लूटने का, वो अब खत्म हो चुका था। और ये सक्सेसफुल टेक्टिक्स थी उस जमाने की। फिर कहता है कि मेक दियर जर्नी सेफर, द कैलिफ यूज्ड टू फॉर, जो कैलिफ होते थे, जो खलीफा होते थे उस जमाने, जो नायब होते थे, वो भी चेक का इस्तेमाल करते थे टू सैलरीज लेने के लिए, अपने मतलब एज ए रिवार्ड, इनाम देने के लिए। किसको? कवियों को इनाम देने के लिए या गाने बजाने वालों को इनाम देने के लिए। उस वक्त के जो खलीफा होते थे वो भी चेक के थ्रू उनको सैलरीज, उनको इनाम दिया करते थे, उनको पैसा दिया करते थे। लास्ट आता है, लास्ट है, ऑल्दो इट वॉज कस्टमरी फॉर द मर्चेंट्स टू सेट अप फैमिली। उस वक्त में अरब कंट्री में अपना अपना बिजनेस, लोग बिजनेस किया करते थे, है नहीं, कोई सर्विस करता था, बिजनेस और एम्प्लॉय स्लेव, ये लोग अपने गुलामों को, घरों के अंदर गुलाम होते थे, उनको रखा करते टू देयर अफेयर्स, अपने कामकाज को अंजाम देने के लिए। फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स वर ऑल्सो कॉमन इन विच स्लीपिंग पार्टनर्स इंटरेस्टेड कैपिटल, स्लीपिंग पार्टनर, ये बता रहा है यहाँ पर आपको। इस तरह सबका अपना बिजनेस था, और बिजनेस में जैसे मैं हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया कि 1 लाख रुपया आप दिल्ली जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, 1 लाख रुपया मेरा रख लीजिए। वो तो अपना काम कर रहे हैं, उधर ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो बिजनेस है, मैं उनका पार्टनर हो गया, मैंने 1 लाख रुपया दिया, तो मैं कौन कहलाऊंगा? स्लीपिंग पार्टनर। सिर्फ पैसा लगाया, लेकिन वो पैसा क्या होता था उस पैसे का, उस पैसे में अगर लॉस हुआ है उसको, तो लॉस मुझे भी होता था, अगर फायदा हुआ है तो वो फायदा मुझे भी दिया करता था। तो मैं स्लीपिंग पार्टनर भी, वो भी बिजनेस होता था। और इसमें आगे बताया गया है कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कल्चर में क्या होता था। आगे कह रहा है मेकिंग मनी, इस्लाम के अंदर पैसा कमाना, टू मेक मनी सही है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ प्रोहिबिशंस के साथ, कुछ बातें मना की गई है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। अब इंटरेस्ट को अगर हम लेंगे तो यहां पर ये बताया गया कि इंटरेस्ट है क्या। एज लॉन्ग एज सर्टेन प्रोहिबिशंस वर रेस्ट्रिक्टेड, फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजेक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको पर्सनल यूज के लिए पैसा उधार दिया है, लोन दिया है, तो मैं उसका इंटरेस्ट आपसे मुनाफा नहीं ले सकता, वो हराम हो जाएगा, इलीगल, अनलॉफुल हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने आपको पैसा दिया है, आपने मुझसे पैसा लिया है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में अगर आपको मुनाफा होता है तो आप मुझे उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा मुझे देंगे, और मैं भी उसको लेने का हकदार रहूंगा। ये आपको समझाइए इस बेसिस के अंदर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको कर लेना। आपका सिलेबस में, आपके सिलेबस के अंदर थीम नंबर 2, थीम नंबर 3 और थीम नंबर 4, ये तीनों थीम्स दिए गए हैं। आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन शॉर्ट ऐसे आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। बाकी वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस है, इससे पहले मैंने जैसे आपको लिखवाए थे 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। उसमें से आउट ऑफ देम 5 या 6 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा पेपर में। ये आपका पेपर का फॉर्मेट होगा। आप सेटिस्फाई रहिए, आप याद करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, हैव ए नाइस डे।